एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई ऐप लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पाइए ये सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीटली फ्री। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई ऐप लिंक पर क्लिक करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के शाम की और देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेशन की शुरुआत होगी तिरंगे को सैल्यूट करने के साथ और उसके बाद हम लोग कुछ अन्य काम, कुछ अन्य बात देखेंगे। तो सर तिरंगे को सैल्यूट कर लिया गया है। अब मैंने दो सेक्शन में अपने क्लास को बांट दिया है। एक सेक्शन जिसमें मेरे हाथ के बनाए हुए 5 साल पुराने पैटर्न के ऊपर आधारित, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन, और एक मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए एआई बेस्ड 25 क्वेश्चन लास्ट में रख दिए हैं। ये दोनों तरीके अब आपको रोज देखने को मिलेंगे। तो चलो 7:07 हो चुका है और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन सर, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? आप विश्वास करिए ये क्वेश्चन पिछले साल न सिर्फ जीडी में, एमटीएस में भी कई बार आया। जैसे आप रट के चले जाना आंध्र प्रदेश से उगादी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं या तो आंध्र प्रदेश का उगादी त्योहार आपसे पूछेगा या फिर गोवा का सनबर्न त्योहार, असम के अंबुबाची त्योहार, अंबुबाची मेला, और या फिर अरुणाचल प्रदेश का ड्री। कोई भी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है, लल्ला मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, तुम एसएससी दो या रेलवे, इन 4 त्योहार में 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एशियाई पैरा गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? या तो करंट में यह पूछता है कि जैसे फीफा 2026 विश्व कप का आयोजन कहां होगा, अब वो आपको याद होना चाहिए, कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा, यूएसए में होगा। या फिर वो इस तरीके का स्टैटिक पूछता है आपसे कि एशियाई पैरा गेम्स, वैसे तो 1930 में आपको याद होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। वहीं ये जो 2020 है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार 2020 में हुआ था। और तब कहां पे हुआ था सर? ओडिशा में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार की अगर बात करें तो। और 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के प्राइम मिनिस्टर ये लोग मिलकर के इन खेलों की शुरुआत किए थे। तो यहां पे लल्ला क्या हो जाएगा? एशियाई खेल, एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी आपके 1951। राइट आंसर 2010 बनेगा आपके एशियाई पैरा गेम्स। अब देखो इसी में कुछ लोगों को याद आ रहा है, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सैन्य विभाग है? आप जानते हो कि इतिहास में, पहले तो यह जान लो कि ये सारे विभाग सल्तनत काल के हैं। सबसे ज्यादा विभागों की शुरुआत करने के लिए जिस शासक को जाना गया, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये जो विभाग हैं जिनको आप देख रहे हो, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जहां अगर हम लोग बात करें दीवान ए इंसा, जैसे आज हम लोग का सचिवालय नहीं है, सेक्रेटेरिएट, जिसका नाम अभी करंट अफेयर में सचिवालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? अभी 3 दिन पहले राज्यपाल भवन, राजभवन को लोक भवन कहा गया है।
पीएमओ ऑफिस का नाम बदला गया है, सचिवालय का नाम जरा बताना, सचिवालय और पीएमओ ऑफिस का नाम क्या बदल कर किया गया है? दीवान ए इंसा उस समय का शाही सचिवालय ही हुआ करता था, शाही सचिवालय, ये शाही सचिवालय था। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत की अगर बात की जाए तो ये विदेश विभाग, ठीक है ना, विदेश विभाग हुआ करता था, विदेश विभाग जो पत्राचार के मुद्दे देखता था। दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत की बात करोगे तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग हुआ करता था। दीवान ए आरिज, ये एक सैन्य विभाग था, याद रखना। सैन्य ए अर्ज भी, अगर यही क्वेश्चन में ऑप्शन में आपके सैन्य ए अर्ज मौजूद रहता लल्ला, तो यह भी एक सैन्य विभाग था। सेना को परमानेंट करने की प्रक्रिया किस सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्थायी सेना, इसने किसकी नींव रखी थी? स्थायी सेना की भी इसी ने नींव रखी थी। अब अगर तुम स्थायी सेना रखोगे तो उनके रहने के लिए एक सैन्य विभाग होना चाहिए, वही इसने शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नाम का दान विभाग, दारुल सिफा नाम का एक आपकी क्या कहा जाता है अस्पताल, दीवान इंसा, ये सब भी रहता है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर इन सारे की पीडीएफ मिलेगी? हाँ मेरे लल्ला, ये जो लिखा है ना करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, इस पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कल आपको पीडीएफ, जैसे आज मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये पीडीएफ आपको कल सुबह मिलेगी। रीजन ऑफिस बंद हो जाता है तो कल सुबह 10-11 बजे जब इंप्लॉई आते हैं तो इस पे 11 बजे दोपहर में कल सुबह वाली करेंट अफेयर और ये दोनों पीडीएफ डाली जाती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगर आप देखोगे मॉनिटर, मॉनिटर से तो कुछ ना कुछ बाहर ही आता है सर, तो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर, अरे गुरु टच स्क्रीन, जैसे ही हम स्क्रीन पे टच कर रहे हैं मतलब कुछ इनपुट दे दिए, तो जो टच स्क्रीन है वही इनपुट डिवाइस है ना, टच स्क्रीन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? सर टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं, ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से तो हमें प्रिंट बाहर ही निकलता हुआ मिलता है ना, प्लॉटर से भी हमें वही स्थिति और सेम मॉनिटर से, तो फिर ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। कंप्यूटर के कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। अगले पे आएंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी, एम एस स्वामीनाथन जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी या मेघा पाटेकर जी? देखो अब जब ऐसी स्थिति, मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं याद है, अब आपको करना है, अब कैसे करें सर? तो वहां से शुरू करो जो आप सबसे ज्यादा सुने रहते हो। जैसे एम एस स्वामीनाथन को लल्ला हम लोग तो जानते हैं ना कि ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मेघा पाटेकर जी को भी हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए याद करते हैं, तो सर इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपके लिए या एग्जामिनर के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, मेघा पाटेकर। अब बचे सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी। देखो चिपको आंदोलन सही मायने में किसने शुरू किया, प्रणेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा भी टिक मार के आएंगे। नहीं, इसने पूछा है प्रणेता कौन थे। यह निश्चित तौर पे एक बड़े नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के, मेरा इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसने पूछा प्रणेता, ये विचार देने वाला और शुरू करने वाले दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। यहां पे ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। जैसे कि मोहन जी के विचार में आया था कि आजाद हिंद फौज बनाएंगे, आनंद मोहन जी के, सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे मूर्त रूप दे दिया, समझ रहे हो, वो वाली बात है। अगले पे आएंगे, अकबर का प्रथम विजय। अब यहां पे क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको कि क्या हो, आपके डेट याद हो कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, कि अकबर के जीवन का प्रथम विजय। सर ये गोंडवाना वही है ना जो रानी दुर्गावती के खिलाफ लड़ा था अकबर ने? हां, तो ये हुआ था 1564 ईस्वी में। गुजरात 1572 ईस्वी में। इसी गुजरात के समय अकबर ने सबसे पहली बार, ये पूछता है कि अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र दर्शन कब किया था? गुजरात विजय के समय। अकबर ने
अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि इसी युद्ध के समय दी थी। खान खाना, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि इसी युद्ध के समय दी थी। इसी युद्ध के समय अकबर ने यूरोपीय लोग से मुलाकात की थी। यूरोपीय मुलाकात स्पेशली पुर्तगालियों से की थी। यूरोपीय मुलाकात स्पेशली लल्ला किनसे की थी? पुर्तगालियों से, ठीक है ना, पुर्तगालियों से, यूरोपीय लोगों से मुलाकात की थी। इसी युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है आपके शहर बसाया। फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। इसी युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने आपके बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। खैर, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। अब रणथंभौर और मालवा, ये कब होगा सर? रणथंभौर और मालवा, अगर रणथंभौर की बात करें सर तो 1569 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, 569 में। और अगर मालवा के युद्ध की बात करोगे तो बाज बहादुर अगेंस्ट वर्सेस बाज बहादुर, यह लड़ा था अकबर ने। और किस सन में लड़ा था सर? 1562 ईस्वी में। राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या बनेगा लल्ला? सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे तो अकबर ने अपने जीवन में जो पहला युद्ध जीता था वो 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकेंड युद्ध जीता था। जिस साल राजा बना था उसी साल युद्ध जीता था। लेकिन क्या वो ऑप्शन में मौजूद है? नहीं मौजूद है। फिर हम इसको कैसे टिक मार सकते हैं? अपने मन में थोड़ी एक गोला बना करके टिक मार देंगे, वो नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, वो नीचे उसकी पट्टी की वजह से वो हो गया होगा ना, कोई बात नहीं। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? बहुत दिन हुआ यार, मतलब दिल ही मेरा बैठा जा रहा था कि ससुरा हो क्या रहा है। सर 1784 में। अच्छा, आम का अचार, मंगलौर की संधि हुई थी सर, मंगलौर की संधि हुई थी। 1769 मद्रास की संधि, 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना, मद्रास की जो संधि हुई थी वो, ये ट्रीटी मतलब होता है संधि, ठीक है ना, ट्रीटी, ये 1782 सालाबाई की संधि। अच्छा, अब एक बात बताएं, 1765 में एक आपके 17 अगस्त को और एक 16 अगस्त को 2 बार संधि हुई। दोनों ही अगस्त में हुई, अगस्त में, और दोनों ही 1765 में हुई। एक जब हुई थी तो शाह आलम जो मुगल बादशाह हुआ करता था उसके समय, एक हुई थी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, यह मुगल बादशाह के समय, और एक हुई थी जो आपके 16 अगस्त को हुई थी, यह 16 अगस्त और यह 17 अगस्त, वो हुई थी आपके अवध का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। कहां का नवाब? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला नवाब, ये नवाब था अवध का, इसके साथ हुई थी। और ये बादशाह थे, बादशाह, अब बादशाह तो सर ये दिल्ली के ही रहे होंगे, दिल्ली, इनके साथ हुई थी। तो एक्चुअली इलाहाबाद की जो संधि है मेरे भाई वो 2 हुई थी, 17 अगस्त और 16 अगस्त। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा किस में पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन सा किस में पूछ रहा है, ये अभी आपको ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। अगला, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन एक बच्चे का एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर जैसे कोई बात होती है तो आप आम का अचार क्यों बोलते हो, तो क्या मैं गाली दूं, मैं भद्दे शब्दों का प्रयोग करूं? अरे होता है किसी तरह, चलो कि कोई शब्द बोल दिए कि यार आम का अचार खाना आसान है तो लोग क्वेश्चन, तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पढ़ाई भरे माहौल में तुम ये बात क्यों सोच रहे हो? पढ़ रहे हो क्लास में, क्वेश्चंस चल रहे हैं, इतना शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पे, वो नहीं ध्यान है, आम का अचार इनको ध्यान में आ रहा है। और मैं इसलिए भी आम का अचार बोलता हूं ताकि दूसरे लोग मुझे इस बात के लिए याद करें, ठीक है ना, तो बोल देते हैं ऐसे ही। अब क्या गाली गलौज पे उतर आऊं, ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है?
अरे हमारे ही भाई बहन हो तो घरेलू चीजों का ही प्रयोग करेंगे ना। हाँ, अब बताओ स्टॉकहोम सम्मेलन। देखो मैं यहां बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरे भाई 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था, जरूर याद रखना। ये जो मैं चार दे रहा हूं, चारों को याद रखना। वियना सम्मेलन 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जनेरियो का, ये आपसे कई बार पूछता है। पृथ्वी सम्मेलन ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और दोहराता रहता है, मल्टीपल टाइम दोहराता रहता है। वहीं 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। और एक आपसे पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह पड़ती है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो सर आपके 1987 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? सर 1992 में। वियना कन्वेंशन या वियना सम्मेलन कब हुआ? सर 1985 में। विश्वास करो ये सब याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ, एक लड़का बड़ा अच्छा लिखा, सर आम का अचार जाने दो, आज से आप नींबू का अचार बोल देना। अरे हम कटहल का अचार बोल देंगे। अगले पे आओ, एवरेन झील किस देश में स्थित है? एवरेन झील। अब मुझसे जितने लोग पढ़ रहे हो ईमानदारी से बताओ, नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं? इवन मैं इनकी डिटेलिंग में भी अब वो कुछ फ्रेश ही करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही यार 6 साल से पढ़ा दूं, मेरे को लगता है क्या यार वही 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 वही। स्वीडन में तुमको 2 झील बताऊंगा जो याद करना, वेटर्न और वेनर्न। वेनर्न ये दोनों स्वीडन की बहुत मतलब कि प्रसिद्ध झील है। हाँ, रूस से ओनेगो ये वाला ज्यादा पूछता है। अब वो वोल्गा ओल्गा तुम लोग याद करके रखे हो, वो अलग की बात है। नीदरलैंड से आइसेल, क्या करके है? आइसेल, नीदरलैंड से आइसेल। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये कई बार आइसेल झील कहां स्थित है पूछा है, ठीक है ना। आइसेल झील कहां स्थित है ये कई बार आपसे पूछा है। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। कास्केड रेंज श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सर माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है, यहां पे आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, कास्केड रेंज श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर देखो, या तो भारत का पूछ देता है कि भैया नीलगिरी का कौन सा है, तो तुम तुरंत बताते हो सर डोडा बेटा है। साउथ इंडिया का कौन सा है, तो आप अनैमुडी झट से बता देते हो। मतलब इधर वाले क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को पिक किया जो आप शायद सुने नहीं और वो आते हैं तो फिर गड़बड़ा जाता है। जैसे माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये अलास्का श्रेणी, ठीक है ना। ये जो अलास्का पर्वत का नाम आपने सुना होगा, अलास्का माउंटेन रेंज या अलास्का श्रेणी का ये हाईएस्ट है माउंट मैकिनले। जबकि आपने एक नाम सुना होगा कि सर्वोच्च आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत का नाम आपने सुना है, कई बार सुना है सर। आल्प्स पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर है दैट इज माउंट ब्लैंक। एल्ब्रूज पर्वत का नाम सुना होगा, एल्ब्रूज, एल्ब्रूज, एल्ब्रूज पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है दैट इज देमावंद। और माउंट रेनियर इज द राइट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सच नहीं है कि ये बहुत फेमस नाम है, एल्ब्रूज पर्वत, आल्प्स पर्वत, अलास्का? लेकिन अगर इन्हीं का आज से आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देता तो आप क्या करते? सिवाय इसके कि यार पढ़े तो थे, यार पढ़े तो थे बट हो नहीं पाया। कोई नहीं, अगले पे आएंगे। हां, अगले बताओ, काराकुम मरुस्थल किस जगह स्थित है? काराकुम मरुस्थल किस जगह स्थित है बताइएगा सोच समझ करके। जैसे कि अच्छा, 2 मरुस्थल बहुत फेमस है, एक काराकुम, एक काजिलकुम, सिमिलर टाइप के नाम है। क्या आपने नाम लिया सर? लो मैं लिख दे रहा हूं, काजिलकुम। जैसे काराकुम फेमस है ना, ठीक उसी तरीके से मेरे लल्ला काजिलकुम भी फेमस है। और काजिलकुम कहीं और नहीं, आपके उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है। उत्तरी चिली वाला तो मुझे पता है, आटा कामा सब रटे बैठे हो, यस सही है, आटा कामा। नॉर्दर्न चिली में, ये आपके चिली कहां पड़ता है सर? साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, चिली, इन्हीं के पर्वत श्रेणी पे सबसे लंबी, मतलब इन्हीं के बॉर्डर पे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला है। वहीं अगर आप अर्जेंटीना की बात करोगे तो पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया
तो राइट आंसर क्या बना? तुर्कमेनिस्तान। काराकुम कहां है लल्ला? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्या है। बी ऑप्शन, हीलियम की उपस्थिति पृथ्वी के सतह पर कितने प्रतिशत है? ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि आपने इनको गैर जरूरी समझा, या बहुत दिन से आप दोहराए नहीं हैं, या आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है कि आपका एमटीएस हो या जीडी 10वीं स्तर का पेपर है, वो आपसे यूपीएससी नहीं, आपके मेमोरी पावर को बहुत चेक करता है। और मैं इसीलिए इन चार को लाया हूं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चार फ्रीक्वेंटली सबसे तेजी से आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे 0.02 ये नियॉन, आपके नियॉन की उपस्थिति है जो कि एक अक्रिय गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति एनवायरमेंट में है। ये आर्गन की उपस्थिति एनवायरमेंट में है, आर्गन की। और सर 0.0005 हीलियम की। एंड सिमिलर अमाउंट हाइड्रोजन का है, सिमिलर अमाउंट हाइड्रोजन का है। अब रीजन 20.085 ऐसे करके सर ये ऑक्सीजन का, लगभग 21 मान लेते हैं हम लोग, 21 करके इसको चल देते हैं। वही ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हम लोग करीब 78% के आसपास मान लेते हैं। इसको भी इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना, 21% मान लेते हैं सर। लेकिन हम भूलते इसको, इवन कि आज मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूं, फिर भी आप इसको शायद हल्के में लोगे कि हटाओ यार, किनारे करो यार, बस वहां मैटर गड़बड़ होता है। अभी भी आप इसको ध्यान में रखें तो क्या दिक्कत है यार। अगले पे आओ, मलेशिया की हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जैसे भारत में नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट साइड झूम कृषि होती है, जिसे हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कहते हैं। मतलब जंगलों को एक बार काटा जाता है, वहां खेती किए, 5-10 साल खेती किए, फिर जब उनका उत्पादकता, उर्वरकता या फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तो वो दूसरे जगह के जंगल काट करके फिर वहां की जनजातियां खेती शुरू करते हैं। इसे हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज में बात करो तो इसी को हम लोग झूम कृषि का नाम देते हैं। अब वो यही कहना चाह रहा है कि मलेशिया की हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मलेशिया की बताओ। जैसे सर मलेशिया, रे वियतनाम की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रे के नाम से जाना जाता है। वहीं वेनेजुएला में जो भारत में झूम कृषि है उसी को तुम लोग समझना। वेनेजुएला में इसको हम लोग जानते हैं कोनुकू के नाम से, वेनेजुएला में हम लोग इसको कोनुकू के नाम से जानते हैं। तुंग्या ये हम लोग म्यांमार में, लेदांग हम लोग कहते हैं मलेशिया में। लेदांग किसको कहते हैं लल्ला? मलेशिया में, ठीक है ना, ये लेदांग मलेशिया में। अब अगर इस बात को समझना हो तो वही कि सर ये झूम कृषि ही है, उसी को सर इधर उधर घुमा के देखा है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से कौन सा तंबू नुमा आवास है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े सब हैं, लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका क्या है। अगर जैसे हमको ये तो पता है कि सर ये बर्फ से बने हुए घर होते हैं, मतलब अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ठीक है ना। सर एक और घर होता है तीपी, ये जो राकी पर्वत साइड पड़ता है, राकी पर्वत साइड के जो जनजातियां हैं वो बनाती हैं। ये भी जो होता है लल्ला, ये तंबू नुमा ही होता है, तंबू नुमा। ये भी तंबू के आकार का ही बनता है। तीपी लकड़ी पर चमड़ा मढ़ करके जो बनाया जाता है तंबू नुमा, वो औल है। लकड़ी पर चमड़ा को मढ़ करके तंबू नुमा आवास जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? औल। जबकि रंगीन दीवानों का तिकोना मकान आपके उत्तरी रूस में बनाया जाता है। उत्तरी रूस में रंगीन दीवार का तिकोना मकान इजबा कहलाता है। और अगर हम लोग क्रॉल की बात करें, ये अफ्रीका में होता है, घास से निर्मित होता है, घास से निर्मित, ये अफ्रीका में होता है। कहां पे होता है लल्ला? तो ये अफ्रीका। कभी कभी इनका लोकेशन पूछ देता है तो वो भी। अब आपके ऑल जो है वो काकेसस पर्वत साइड होता है, ये काकेसस पर्वत साइड होता है।
इजबा उत्तरी रूस साइड बनाते हैं आदिवासी लोग। इग्लू सर ये बर्फ वर्फ के बने होते हैं, एस्किमो जनजाति वाले बनाते हैं। चलिए, और तंबूनुमा टीपी राखी पर्वत, तो ये याद रख। अब देखो ये है तो छोटा सा प्रश्न, याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगले पे आएंगे। एशिया के पूर्व में स्थित है। मैं कसम से बताऊं तुम्हारे घर में हाँ इग्लू जो बर्फ से बना होता है, बिल्कुल दीपिका बेटा, आपने एशिया का मैप कई बार देखा होगा, इधर चीन देख लिया, इधर पाकिस्तान देख लिया सारा, लेकिन क्या कभी नोटिस किया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया के पूर्व में क्या है, एशिया के पश्चिम में, एशिया के दक्षिण में। हम अपने भारत का मैं बता दूं, आपके क्लास में कई लोग से पूछ दूं कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में तो मान लो पाकिस्तान लोग याद रख ही लेंगे, वो नहीं ध्यान होगा। तो एशिया के पूर्व में कौन सा देश है, सोच समझ कर बताइएगा। एशिया के पूर्व में देखो, एशिया के उत्तर में आपके क्या पड़ता है, आर्कटिक। एशिया के उत्तर में, एशिया के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, ये पूर्व में प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखना पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं, क्वेश्चन मजेदार। अगले पे आएंगे। डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम कहां स्थित है, डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम। अभी जो लोग लास्ट मैच देखे होंगे, भारत दक्षिण अफ्रीका का जो तीसरा वनडे मैच था, वो यहीं पे हुआ था सर। अब देखो, गुवाहाटी का तो भूपेन हजारिका स्टेडियम है सर। चेन्नई में चले जाओगे तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम है। सिलचर में चले जाओगे तो सत्येंद्र देव, कौन सा, सिलचर में जो स्टेडियम है वो है सत्येंद्र देव स्टेडियम, ये है। राइट आंसर विशाखापत्तनम। ये लास्ट वाले मैच से मैंने क्वेश्चन उठा लिया कि डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम कहां है। अभी भारत का जो आज T20 मैच है वो कहां हो रहा है सर, बाराबाती कहां पड़ता है बताओ। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है बाराबाती स्टेडियम में, ये कहां स्थित है भाई। क्वेश्चन तो है ना, पूछ तो देता ही है ना। हाँ चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट रोग किस फसल या फल में लगता है, ब्लैक हार्ट। देखो बाजरा में ग्रीन ईयर रोग लगता है, ये कई बार पूछा है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से। बाजरा में ग्रीन ईयर नाम से एक रोग लगता है। वही लल्ला ब्लैक हार्ट आलू में। नींबू में डाई बैंक, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, डाई बैंक, नींबू में डाई बैंक। और गेहूं में टुंडू रोग लगता है, आपके रस्ट नाम से रोग लगता है, गेहूं में एक रस्ट नाम से रोग लग जाता है, टुंडू नाम से रोग लगता है। इंसानों में 36 नाम से रोग लग जाता है, अब इंसानों का क्या ही बोलना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आसान था, इस पे ज्यादा समय नहीं देना। हट, सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया बताइएगा। सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है, किसको दिया गया सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा, बताओ भाई। सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। मैं बता रहा हूं 2008 में कन्नड़, 2005 में संस्कृत, 2004 में ये तमिल। अभी 5 भाषाओं को और जोड़ करके कुल 11 भाषाएं शास्त्रीय कर दी गई हैं। तो या तो वो पूछ देगा कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, या फिर वो सबसे पहला का पूछ देगा, या फिर जो लेटेस्ट जैसे आपके ये प्राकृत जोड़ी गई है, पाली जोड़ी गई है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो वो भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो उस चीज को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। तो ये निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी, लिख के ले लो, कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हो। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी ये आपसे पूछ रहा है। निम्न में से सबसे पहले
यार वो कन्नड़ होगा, वो देखूं तो क्या दिक्कत था, कन्नड़, अच्छा, अरे यार आंसर क्यों आ रहा है। चलो मैं वैसे आंसर ए तो तुम लोग इतने देर में तो देख ही लिए होगे, ठीक है, इतने देर में तो। सर ये भी 1931 की घटना है, भगत सिंह जी को फांसी, ये भी 1931 की घटना है, कांग्रेस का कराची बैठक, ये भी 1931 की घटना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1931 की घटना है। अब लो, अब तो मैटर फंसा कि सर कौन, लेकिन सर हम लोग भगत सिंह जी का सबसे ज्यादा याद रखते हैं 23 मार्च 1931, एक तो थोड़ा सा हटा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931, इतना आसान नहीं है कि सबका गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ध्यान तो देना ही पड़ेगा भाई, पढ़ना तो एक लेवल पे अच्छा पड़ेगा ही। वहीं 7 सितंबर 1931 और सर 5 मार्च 1931, ए ऑप्शन। गांधी इरविन पैक्ट या फिर इसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। देखे, अब सब 1931 की घटनाएं हैं, आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो फिर कोई बात नहीं। और मैं डेली इसी तरीके के क्वेश्चंस डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बस आप लोग डेली शाम को लाइव जरूर रहा करें, ये आपसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो अगले पे आएंगे, तो इसका सर कौन सा सही, ए ऑप्शन। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रुप के सदस्य कौन से नहीं, दो ग्रुप बना था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो ग्रुप बने थे ना, उसमें से एक ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे आपके ब्रिटेन, रूस, यूएस, फ्रांस और आपके जापान। क्या क्या बोले गुरुजी, फिर से बोलिए। ब्रिटेन बोले हां, रूस बोले हां, यूएस से बोले, फ्रांस बोले, जापान भी तो बोले थे, हां जापान। ये सब एक ग्रुप के सदस्य थे और इनको कहां से मैं घेर सकता हूं, यहां से, ये एक ग्रुप के सदस्य थे। वहीं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की एक ग्रुप के सदस्य थे। 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 तक ये लगभग चला था। फिर 6 अगस्त 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैटमैन नामक दो बम फेंक करके लगभग विश्व युद्ध को समाप्ति की ओर ढकेल दिया गया था, ठीक है ना, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो एक ग्रुप के सदस्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की तो थे, लेकिन इटली दूसरे ग्रुप का था। उसके ग्रुप के सदस्य रूस, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और कौन थे लल्ला, जापान हुआ करते थे, ठीक है ना। और कौन हुआ करते थे, जापान हुआ। एक सेकेंड, अरे एक मिनट जरा सा रुकना। हाँ, अगला क्वेश्चन, मुझे लगा कि ब्लर तो नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर, भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा गया है, भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा गया है, सोच समझ के बताओ, भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को आ गया। मैं बताऊं, तुम लोग गलत करने वाले हो, ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ये क्वेश्चन गलत करने वाले हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, एक स्टूडेंट कह रहे सर वो नीचे का एडवर्टीजमेंट हटा दीजिए, रुको मैं 1 मिनट हटा रहा हूं, तुम क्वेश्चन का आंसर करो, मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे का हट गया ना, हाँ, आई होप हट गया होगा अब तो, हाँ अब हट गया। हाँ, अब चलो इसका आंसर कर लो कि भविष्य का अग्रदूत एक्चुअली एक अंग्रेज ने कहा था, ठीक है ना, एक अंग्रेज को कहा था, और वो अंग्रेज कोई और नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को परलिसियस या परसियस करके कुछ अंग्रेज का नाम था, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने कहा था भविष्य का अग्रदूत। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा था, ये वही हेक्टर मुनरो है जो 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा था। भारतीय समाज के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, जितने लोग सी ऑप्शन किए हो, वो भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा गया। अगर ये वाला वर्ड नोटिस किए होते तो तुम राजा राम मोहन राय कभी टिक मारते ही ना,
राजा राम मोहन राय। भाई राजा राम मोहन राय कब गवर्नर रहे हैं? सही से तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वो कभी गवर्नर रहे ही नहीं। अच्छा, वारेन हेस्टिंग, इससे दो बातें याद रखना। द्वैध शासन इसी ने समाप्त किया था, ठीक है ना। द्वैध शासन इसके समय समाप्त हो गया था, द्वैध शासन समाप्त। इससे कई बार पूछता है तो वो आपको याद रख। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में अभी इन अंग्रेजों के बीच में बात नहीं करेंगे, हटाओ। राजा राम मोहन राय को ऐसे तो कह दो कि राजा की उपाधि किसने दी? अकबर दीती ने। राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है? राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है? सोच समझ के बताना लल्ला। अच्छा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं भाई, अब ना बहुत सीरियस और मेरे हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। पहले के 25, इसके बाद 25 क्वेश्चन एआई बेस्ड कराऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। 25 क्वेश्चन जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के आधार पे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा। राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है? संत ज्ञानेश्वर जी, इन्होंने भावार्थ दीपिका लिखा है। क्या लिखा है? भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका लिखा है संत ज्ञानेश्वर जी ने। दसम बोध, गुरु रामदास जी ने दसम बोध नामक पवित्र किताब को लिखा है। इन्होंने एक और लिखा है आनंद भुवन। आनंद भुवन गुरु समर्थ रामदास जी। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने लिखा है राइज ऑफ द मराठा पावर। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी का संपादन किया है, मराठा का संपादन किया है। केसरी, मराठा, ये सब किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। आर्कटिक होम थियरी, ये भी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया। आर्कटिक होम थियरी, ठीक है ना, ये भी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई आर्कटिक होम थियरी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अगला पॉइंट पे जाके, तो ये आपको 4 ऑप्शन ध्यान देना होगा और उसके बाद आपको क्या हूं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चारों ध्यान रखोगे लल्ला? आओ चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, प्लीज इनका छोटा छोटा नोट्स बनाया करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ फायदा हो रहा है। ऐसे तो आप आओगे, प्रैक्टिस करोगे, चले जाओगे। 1857 के संग्राम में सबसे पहली गोली किसे मारी गई थी? देखो 1857 के संग्राम की अगर हम लोग बात कर लें तो डलहौजी तो उस समय था ही नहीं सर, डलहौजी तो नहीं होगा भाई। डलहौजी गोद हड़प की नीति लाए, इसके बाद कैनिंग आ गया था, तो ये तो नहीं होगा। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिंस और जॉर्ज एनिसन। एक्चुअली जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो कर्नल फिनिंस को पहली गोली मारी गई थी। 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ये इजी है लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दें, कैनिंग। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन था 1857 की क्रांति के समय? पामस्टन। 1857 की प्रतीक चिन्ह क्या था क्रांति का? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति को किस मुस्लिम उर्दू शायर ने देखा था? तो सर वो क्या उनका नाम है यार जो बहुत फेमस से हैं, मुझे नहीं याद रहा यार, कोई ना कोई लिख दो यार, मुझे मतलब मैं नाम मिस कर रहा हूं। अरे यार क्या उनको कहा जाता है जो बहुत बड़े शायर हैं यार, अब नहीं याद आ रहा है। तब आज किस डेट को शुरू हुआ था? 10 मई 1857, ठीक है ना। क्या उर्दू शायर जी का नाम था? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो नहीं, हट, आमिर खुसरो नहीं, मिर्जा गालिब। हाँ मिर्जा गालिब, आमिर खुसरो लिख रहा है नालायक, मिर्जा गालिब नहीं। गालिब के शायर बहुत फेमस हैं, मिर्जा गालिब ने किया था, ठीक है, मिर्जा गालिब के समय का था वो लल्ला। चलो तो ये 23 क्वेश्चन हुए। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। मतदान की आयु 21 वर्ष से, ये तो आसान है यार सर। 61वां संविधान संशोधन, उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर क्लीन। ई का बोलना है सर? हाँ जी, इस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर क्लीन। ये कौन है सर? राजीव गांधी जी, ठीक है ना, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी, मिस्टर क्लीन। अगले पे आएंगे, देखेंगे अगला क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
सर 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 सर, सर राजस्थान। ये आज सुबह मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है। अच्छा, ये तो वो 25 क्वेश्चन हुए जो मैंने आपको पढ़ाए, ये वो 25 क्वेश्चन है। अब लाइव टेस्ट, यहां पे ये डेली अब सेशन ऐसे ही चलेगा। अब ये जो आप क्वेश्चन देखोगे लल्ला, ये मैंने नहीं, एआई से मैंने छापे हैं, क्योंकि एसएससी नया पैटर्न लाया है। एसएससी के अध्यक्ष ने कहा था हम एआई बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे, एआई बेस्ड एमसीक्यू लेके आएंगे, ये एसएससी के चेयरमैन का कहना था। हमने कहा ठीक है, इंसान से एआई कभी जीतेगा नहीं, ये तुम देख लेना, लेकिन ठीक है, अभी तक के जो 25 क्वेश्चन थे वो हमने आपको पढ़ाए। अब एआई बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मेरा कोई दूसरा रोज ऐसा ही सेशन चलेगा, और एआई वालों को मैं ऐसा वैसा नहीं करूं, मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब बारी आपकी है, देखे कितना आता है। चलो अब एआई वाले भी कर लेते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। अब आप भी करो ना साथ में लग करके एआई वाला। अभी देखना क्वेश्चन पूछने के तरीका से तुम्हें समझ में आएगा कि हां, शास्त्रीय वाद्य सितार से जुड़ा प्रसिद्ध वादक कौन है? सितार, सर हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी नहीं, पंडित जसराज या पंडित रविशंकर? सर पंडित रविशंकर जी। अगला, भारत में पहली अनसिंक्रोनस आंशिक जनगणना किस वर्ष शुरू मानी जाती है? असिंक्रोनस, एक्चुअली असिंक्रोनस, अनियमित जनगणना। सर 1881 में तो पहली नियमित जनगणना हुई थी रिपन के समय, 1872 में मेयो के समय पहली अनियमित जनगणना हुई थी। भारत, अब ये अगर तुमको ये लगे कि ये मैंने बनाए हैं क्वेश्चन, ना भाई, हमने एआई को कमांड दिया कि एसएससी के 5 साल के पैटर्न के आधार पे जीके जीएस के 25 क्वेश्चन बनाकर दो, वो ये बना के दिया। और लेकिन बात तो सही है, जनगणना का क्वेश्चन पेपर में आता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, हर 10 साल पे। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368, सर अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। 1956 में शुरू हुई योजना ने भारी उद्योग और बड़े बांधों के विकास पर जोर दिया, यह किस योजना का उल्लेख है? ये देखो, ये एआई ने क्वेश्चन छापे हैं, मैंने नहीं भाई। हमने अपने आज टाइपिस्ट को बोल दिया है कि 25 क्वेश्चन पहले मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, और 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एआई वाले लगाओ, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का, किसी का भी एग्जाम हो, स्टूडेंट का। दूसरी, देख रहे हो ना पूछने का तरीका उसका, देख रहे हो ना, मशीन है ना भैया। ही तो कालीबंगन किस नदी के किनारे है? कालीबंगन, सर कालीबंगन किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। अगला, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? यह भी एआई का क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं, बल्कि हम संडे को पढ़ाए तो उसमें यह क्वेश्चन था, गुरु शाहजहां। हिंद स्वराज किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक जी या महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। गिद्दा नृत्य किससे संबंधित है? लेकिन एक चीज तुम एआई का देखोगे, नोटिस करोगे, एआई ने पैटर्न को जरूर पकड़ा है, उसको पता है कि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनगणना के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है। बंगाल, देखो मॉडर्न इंडिया, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन सर 1905 में हुआ था, 1905 में। अगला, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। सर शिक्षा का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार। ओ सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, बताइए? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? सर राष्ट्रपति का निर्वाचन उनका कॉलेजियम इलेक्टोरल कॉलेज करता है। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वैसे मैं बताऊं, अगर एआई बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टफ रहेंगे, बाकी वो तुम एआई को कमांड देके खुद भी प्रैक्टिस किया करो कि 10वीं के आधार पे जीडी के 25 प्रश्न या पिछले 5 वर्ष के आधार पे एमटीएस हवलदार के 25 प्रश्न, क्योंकि भाई इस वाले एसएससी के चेयरमैन का कोई ठीक नहीं है, वो क्या उठा के लाके देगा। भारत का कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्यतः कृषि पर केंद्रित था? तो सर पहली पंचवर्षीय योजना। इसीलिए मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 इंसानों के द्वारा और 25 एआई के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, बताओ?
तो सर विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, कालाहारी है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सर 1526 की बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, बाबर ने किया था, बाबर ने। भारत का, अच्छा एक चीज तुम लोग नोटिस किए हो कभी, बाबर की स्पेलिंग कहीं BABUR रहती है, कहीं BABAR रहती है। हम सचमुच बताएं, इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि BABUR या BABAR, समझ रहे हो ना? वो है, अब क्या बोले। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, सोच समझ के बताओ। सर अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश से प्रवेश करती है? अरे चीन, तिब्बत। अगला देखो, AI को भी हिम्मत नहीं हुई, तिब्बत को, चीन को पकड़ा दिया है। भाई ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में अपने से, मतलब AI बेस्ड क्वेश्चन लाया, जबकि तिब्बत कहता है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूं, चीन कहता है भाग तरीके, मेरा भाग हो। देखो जब AI को भी कमांड दिया गया, उसकी भी औकात नहीं हो रही है कि वो चीन को तिब्बत से अलग, उस पर भी चीन वाले हमला मार देंगे। साफ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। वाराणसी किस, अरे तो मेरा घर है भाई, इसको गलत मत करो। वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सी ऑप्शन सतलज। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। करीब 1,02,000 के आसपास स्टूडेंट हैं इसी पे। आपको अब इस क्लास की PDF आपको कब मिलेगी? कल दोपहर 11 बजे, क्योंकि अब ऑफिस बंद हो चुका है। तो जब सुबह कल 10 बजे इंप्लॉय आएंगे तो फिर वो इसकी PDF अपलोड कर देंगे, और जो सुबह 8 बजे का करंट अफेयर होता है उसकी भी PDF आपको सुबह 11 बजे मिल जाती है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू सर असम में। वैसे असम का कामाख्या मंदिर और अंबुबाची मेला नीलांचल की पहाड़ियों पर, वो ज्यादा जरूरी है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सर लोकसभा के गठन की बात आर्टिकल 81 में लिखी हुई है। जनरली तो 5 वर्ष होता है, लेकिन एक बार इंदिरा गांधी जी के समय 1975-76 में जब इमरजेंसी लगी थी तो 6 वर्ष का भी किया गया था। फिर 44वां संविधान संशोधन करके जनता पार्टी ने उसे 1977 में फिर से 5 वर्ष का कर दिया। फिलहाल ये 5 वर्ष का है। राज तरंगिणी किसने लिखा था? राज तरंगिणी किसने लिखा है? राज तरंगिणी कल्लहड़ जी। पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताइएगा। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, तो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री निश्चित तौर पे कल्पना चावला जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। अब मेरी एक बात सुनना, देखो जिनको भी SSC GD के बैच से जुड़ना है वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। SSC GD के इस बैच में आपको, ये बैच कल शुरू हो रहा है लल्ला, और ये बैच आपको पड़ेगा 499 रुपए में। इस बैच में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, अगर Y182 कूपन कोड लगा करके आज जुड़ रहे हैं आप, विश्वास करिएगा मेरे पूरे गाइडेंस में रहोगे। और पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, 2 नाम, एक अतुल अवस्थी सर और एक आशुतोष त्रिपाठी सर, और उनके कंधे से कंधा मिलाई हुई उनकी टीम हमेशा GD में झंडा गाड़ी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ये जानते हैं कि YouTube पे हमसे बड़े भी चैनल हैं, बड़े इन द टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर व्यूज के टर्म्स में, लेकिन हम ये मानते हैं कि GD और MTS एक 2 ऐसे एग्जाम हैं जिनमें संभवतः हम सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं। हां, हम औरों की तरह थोड़ा उसे ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं, यह SSC अड्डा की कमी है। मैंने कई बार पूछा है कि सर हम लोग 30-30 हजार, 35-35 हजार लाइव पढ़ाते हैं, उनमें से 2-4 हजार के सिलेक्शन होते होंगे, सबके नहीं होते, तो क्या हम उनको नहीं दिखा सकते जैसे अन्य संस्थाएं, अन्य लोग? लेकिन नहीं, हम सिलेक्शन के बाद यह मानते हैं कि श्रेय आपको आपके सिलेक्शन का मिलना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि इतना सिलेक्शन हमने दिया, अरे तो फेल्योर भी तो आपके नाम आएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे अड्डा ने 4,000 5,000 सिलेक्शन दिए, मान लो पिछले GD में, MTS में, तो इसका श्रेय भी तो हर कोचिंग, हर कंपनी, हर टीचर को लेना पड़ेगा कि भाई हमारे यहां से 3 लाख फेल भी हुए। गलत कह रहा हूं मैं ये? अगर मैं ये कहूं कि MTS के एग्जाम में पूरे भारत में
पहला नहीं तो दूसरा ही सही, या दूसरा नहीं तो पहला ही सही, सर्वाधिक बच्चों को पढ़ाता हूं, तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि अगर आपसे पढ़ने के सफल होने वालों की संख्या है तो असफल होने वालों की भी संख्या है। यह बात सबको माननी पड़ेगी। जितनी बड़ी संस्था, जितना बड़ा टीचर, उसके साथ जितनी सफलता जुड़ी है उतनी ही असफलता भी जुड़ी है। कोई टीचर इस बात को कहता क्यों नहीं, कोई संस्था इस बात को मानती क्यों नहीं है? मैं अड्डा का नाम लेते हुए इस बात को जोर देता हूं। हां, लेकिन एक अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो यह बात सच है कि जीडी में हम लोगों ने हर साल परचम लहराया है, इस साल भी लहराएंगे। लेकिन लहराने के बाद यह नहीं कहने आएंगे हमने पढ़ाया तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुमने मेहनत किया इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। अड्डा परिवार हमेशा यह मानता है। ओवरऑल लल्ला ये बैच है जो 499 रुपए में है, ये कल से शुरू हो रहा है। ये बैच कल से शुरू हो रहा है। Y182 कूपन कोड लगा करके आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पुख्ता कर सकते हैं। एक बात मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी मुझे यहां देख रहे हैं जहां मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, अगर आप मुझे यहां पे देख रहे हैं तो देखो इसके आपके आसानी के लिए मैंने यहां पे लिंक लगा दिया है। यहां पे मैंने लिंक लगाया हुआ है। इस लिंक के जरिए, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, यही सेम लिंक लल्ला, यही सेम लिंक हमने यहां भी लगाई है, एसएससी जीडी बैच। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो सीधे इस बैच पे पहुंचेंगे। मेरा विश्वास मान जाना, यह पहला और आखिरी डिटेल बैच है। इसके बाद बैच आएंगे लेकिन उनमें उतना समय नहीं होगा जितना इसमें होगा। आप कूपन कोड लगा सकते हैं Y182 कूपन कोड लगा करके आप इस बैच से 80% ऑफ पे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का, और भरोसा दिलाता हूं जब मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा आप वाह कह देंगे ये मेरा आपसे तरीका है। ठीक है ना, ये मेरा आपसे पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, और भरोसा रखना एसएससी अड्डा परिवार के साथ। जब तक हम हैं, अतुल सर हैं, पवन सर हैं, हमारे फैकल्टीज हैं, आपकी सफलता आप तक पहुंचाकर ही मानेंगे। बस जिस तरीके से हम लोग यहां पे पढ़ाने की कोशिश करें, पढ़िएगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना। सुबह 8 बजे करंट अफेयर में जुड़ते हैं लल्ला। कूपन कोड गलत मत लगा देना। अगर मेरे विश्वास पे जुड़ना चाहते हो, मेरे गाइडेंस में बने रहना चाहते हो तो Y182, मैं सिर्फ इस एक कूपन कोड के जरिए आपके माध्यम को आपसे जुड़ सकता हूं। क्योंकि मैं बहुत खुल के कहता हूं कि भाई मेरे पूरे अड्डा में इस कूपन कोड से जितने भी मेरे छात्र जुड़ रहे हैं या जितने भी अड्डा परिवार से छात्र जुड़ रहे हैं, वो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, वो अड्डा परिवार की जिम्मेदारी है। तो कूपन कोड सही लगाइएगा, बाकी आप सबकी जिम्मेदारी पढ़ाने की हमारे ऊपर। जय हिंद, जय भारत।